सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सोल लैंड एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया, पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जहाँ पर यू हाओ यहाँ पर दीतियान के सामने बाकी सारे सोल बीस्ट को भी ले आता है, साथ ही यहाँ पर मास्टर जुआन, बेबी और बाकी सभी आ जाते हैं, जहाँ पर वो इनके सामने सोल बीस्ट और ह्यूमन दोनों के सोल्स को आपस में फ्यूज करने वाला था। और जहाँ पर हम देखते हैं कि दाई हुआबिन इसके इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनता है, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर जो बियर बीस्ट था वो बिल्कुल भी खुश नहीं था कि तभी यहाँ पर वो चालाकी से यहाँ पर एक बीस्ट के जरिए से यू हाओ पर अटैक करवा देता है, लेकिन यू हाओ उसे सेकंड्स में ही सबक सिखा देता है, जो देखकर वो बियर बीस्ट कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ तुम इंसानों का ही किया धरा है, तुमने जानबूझ के ऐसी सिचुएशन क्रिएट की कि ताकि तुम हमारे एक साथी को मार सको। यहाँ पर ये सारी बात सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पर हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था। हमने देखा था कि यहाँ पर उस बियर किंग ने यू हाओ पर अटैक करते हुए कहा था कि नीच इंसान, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने की। यहाँ पर ये कहते साथ ही वो सीधा यू हाओ पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो एम्परर दीतियान होता है वो इमीडिएटली टेलीपोर्ट होकर यू हाओ के सामने आ जाता है। और जैसे ही यहाँ पर उस बियर किंग का अटैक यू हाओ को लगने वाला होता है, एम्परर दीतियान अपने पावर की ऑरा को रिलीज करता और सेकंड्स में ही उस बियर किंग को फ्लाइंग जेट बना देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी बॉडी दूर चट्टानों से जा टकराती है और यहाँ पर एक पावरफुल एक्सप्लोजन भी देखने को मिलता है, जिसके बाद यहाँ पर उसी बियर किंग की आवाज आती है जो कि एम्परर दीतियान से कहता है कि एम्परर दीतियान, क्या आप ऐसी क्रूशियल सिचुएशन में भी इस ह्यूमन का साथ दोगे? आपको नजर नहीं आ रहा कि आखिर इसने अभी अभी क्या किया? इसने जानबूझकर हमारे ही एक आदमी को मार दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि बेसिकली जो बियर किंग होता है वो सारे बीस्ट को ह्यूमंस के अगेंस्ट भड़काने में लगा हुआ था, और धीरे धीरे करके ही वो अपने चाल में कामयाब भी होने लगा था, क्योंकि यहाँ के आसपास के बीस्ट भी उसकी बातों से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर भी होने लगे थे, और अब ये लोग भी फाइट के लिए किसी भी वक्त कूदने वाले थे। लेकिन तभी एम्परर दीतियान कहने लगता है कि मैंने तुम्हें बहुत बार मौका दिया, तुम बार बार मेरे सब्र को आजमाते रहे, लेकिन आज बहुत हो गया। यहाँ पर ये कहते साथ ही वो अपने ड्रैगन किंग क्लॉ को पूरी तरीके से प्रिपेयर कर लेता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर उसकी जायंट बॉडी सीधा उसी बियर किंग के सामने अपीयर हो जाती है, जिसे देखकर बाईजी और बाकी सब भी शॉक्ड हो जाते हैं। और फिर बाईजी हमें बताने लगती है कि ये जो ड्रैगन क्लॉ टेक्निक है ये असल में एक ऐसी टेक्निक है जिसे कि खुद ड्रैगन गॉड ने सिखाया है। जिसके बाद यहाँ पे दीतियान से कहने लगता है कि क्या तुम ये समझते हो कि मैं तुम्हारी चालों से वाकिफ नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हें यहाँ पर जान से नहीं मार सकता? कि तुम्हें मेरा डर ही नहीं? साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि ये जो ड्रैगन क्लॉ टेक्निक है ये ब्लैक ड्रैगन क्लैन के जो सबसे सुपर टैलेंटेड जीनियस होते हैं उन्हीं में ये टेक्निक इनहेरिट की जाती है, और ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग है, जिसमें कि खुद ड्रैगन गॉड की ऑरा मिली होती है, और ये इतनी ज्यादा खतरनाक है कि अपने सामने वाले की सोल को उसकी बॉडी से ही पूरी तरीके से निकाल के डिस्ट्रॉय कर देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ये ऑरा वो बियर किंग फील करता है, वो डर के मारे थर थर कांपना शुरू कर देता है, और फिर मरता क्या नहीं करता वाली हरकतें इसकी शुरू हो जाती है, और वो यहाँ पर घुटनों के बल बैठ के माफी मांगने लगता है। यहाँ पर बाईजी भी कहती है कि प्लीज इसे माफ कर दीजिए, लेकिन यहाँ पे एम्परर दीतियान बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका था। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि अपना हाथ जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ाता है, यहाँ पे वो बियर किंग गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि प्लीज एम्परर दीतियान, इस बार मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से कभी भी आपकी अथॉरिटी को वायलेट नहीं करूंगा, मैं आपके खिलाफ कभी भी नहीं जाऊंगा। यहाँ पर एम्परर दीतियान बस अपने एक सिंगल फिंगर के अटैक से ही उसको बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है, और फिर वो उससे कहने लगता है कि ये आखिरी बार है, दोबारा तुमने ये चीज रिपीट की तो तुम इसकी कीमत अपनी जान देकर यहाँ पे करोगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग बुरी तरीके से डर जाते हैं, और एम्परर दीतियान सभी को ये मैसेज दे देता है कि कोई भी अगर मेरे खिलाफ जाएगा तो उसे यहाँ पर बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि सारे बीस्ट के पास ये मैसेज अच्छी तरीके से पहुंच जाता है। जिसके बाद यहाँ पर हम मास्टर जुआन को देखते हैं, जो कि कहने लगता है कि मैंने जितना एम्परर दीतियान के पावर के बारे में सोचा था ये उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर है, न जाने मूला ने इसका सामना कैसे किया होगा। इसी के साथ यहाँ पर एक और जाइंट बीस्ट आता है, जिसे देखकर एम्परर दीतियान बताने लगता है कि ये एक जाइंट ब्लैक टाइगर है जो अपनी जवानी के दिनों में ही बहुत
बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था और अब इसके लिए सरवाइव करना मुश्किल है, लेकिन इसके पास 20,000 साल की कल्टीवेशन भी है। और जैसा कि तुमने बताया कि अगर हम इसे ट्रांसफॉर्म कर देंगे और सोल के साथ मर्ज कर देंगे तो शायद ये अपनी बची कुची जिंदगी उस फॉर्म में जी पाए। सुनते साथ ही यूहा दोबारा से अपनी टेक्निक्स का यूज करना शुरू कर देता है, जहाँ पर वो गॉड इलेक्ट्रोलिस की दी हुई टेक्निक का यूज करना शुरू कर देता है। साथ ही उसके वेपन्स को भी वो यूज करने लगता है, जहाँ पर वो अपने स्पेल को कास्ट करते हुए इनके बीच के बॉन्ड को क्रिएट करना शुरू कर देता है। इसी के साथ दोनों की बॉडी हवा में फ्लोट होने लगती है और फिर यहाँ पर वो कुछ स्पेल्स को कास्ट करते हुए सोल सेरेमनी को स्टार्ट कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि यहाँ पर उसकी सोल बाहर निकल आती है और सीधा दाए हुआ बिन के जो सोल होती है उससे जाके मर्ज हो जाती है। यहाँ पर जैसे ये सेरेमनी खत्म होती है हम देखते हैं कि सभी लोग हैरान हो जाते हैं और यहाँ पर बाईजी कहती है कि जायंट ब्लैक ड्रैगन मारा जा चुका है, जिससे हम देखते हैं कि सभी लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जितने भी ह्यूमंस थे वो डरने लगते हैं, लेकिन यूहा जानता है कि उसने काम कर दिखाया। इसके अगले पल हम देखते हैं कि दाई हुआ बिन के बॉडी के आसपास ब्लैक कलर का गैस वहाँ पर गैदर होने लगता है। फिर अगले ही पल उसके बॉडी के अंदर से हम देखते हैं कि उसे ब्लैक टाइगर की सोल बाहर आती है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में अच्छी खासी बॉन्डिंग भी हो जाती है, जिसे देखकर सारे बीस्ट और यहाँ मौजूद हर एक को यकीन हो चुका था कि यूहाओ झूठ नहीं बोल रहा था। यहाँ पर जो एम्परर धीतियान होते हैं वो भी यूहाओ से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि आज तुमने इतिहास रच दिया है। लेकिन यूहाओ कहता है कि अभी काम पूरा नहीं हुआ, जिसके बाद वो यहाँ मौजूद सभी से कहने लगता है कि जो भी यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनना चाहता है वो आगे आ सकता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि सभी लोग एक्साइटेड होकर उछलने लगते हैं और कहने लगते हैं कि नहीं, पहले मैं जाऊंगा। यहाँ पर सभी को इतना ज्यादा एक्साइटेड होता हुआ देखकर यूहाओ को भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो जानता है कि आने वाले ह्यूमन मैनकाइंड के लिए ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। इसी के साथ हम देखते हैं कि कुछ वक्त और गुजर जाता है और ऐसे ही करते करते रात हो जाती है, जिसके बाद यूहाओ बताने लगता है कि फाइनली हमारा जो सक्सेस रेट है वो 90% से भी ऊपर है और अब इस सोल रिचुअल को 91 पेयर्स ने, जो कि सोल मास्टर और सोल बीस्ट के बीच हुआ था, वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, और जो कि ये दर्शाने के लिए काफी होगा कि ये बहुत ही कारगर रास्ता है दोनों ही पार्टीज के लिए। इसी के साथ यूहा बताने लगता है कि जब 1000 ईयर सोल बीस्ट और 10,000 ईयर सोल बीस्ट एक सोल में ट्रांसफॉर्म होते हैं तो वहाँ पर कुछ ऐसे सर्टेन चांसेस होते हैं कि इनकी जगह पर 2 सोल रिंग्स अपीयर हो जाए, और जो कि सोल मास्टर्स के लिए बहुत ही ज्यादा फायदे वाली बात है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बाईजी इसके बाद सुनकर एक्साइटेड हो जाती है। बस एक ही चीज जो मुझे ठीक नहीं लगती कि मेरे अलावा यहाँ पर जितने भी सोल मास्टर्स है वो एक 10,000 सोल बीस्ट को जब अपने साथ फ्यूज कर लेते हैं तो उनके लिए किसी दूसरे सोल बीस्ट को फ्यूज कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो भी यहाँ सोल रिचुअल को परफॉर्म करना चाहता है तो पहले एक बार अपने लिए सही सोल मास्टर और सही सोल बीस्ट को चुन लेना चाहिए, ताकि दोनों ही पार्टी आगे चलकर खुश रहे। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग उसकी बात से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं कि तभी यहाँ पर एम्परर धीतियान आगे आकर कहने लगता है कि यकीनन तुम्हारा तरीका बहुत ही ज्यादा कारगर है, लेकिन क्या इसे तुम्हारे अलावा कोई सोल मास्टर खुद से परफॉर्म कर सकता है? मेरा मतलब ये कि क्या इस सोल रिचुअल को कोई सोल मास्टर अपने लिए परफॉर्म कर सकता है? जिस पर यूहाओ कहने लगता है कि ये बहुत ज्यादा ट्रिकी है, लेकिन मैं जानता हूँ कि यहाँ पर मेरे अलावा बाकी के सोल मास्टर्स भी इस मेथड को सीख सकते हैं, बस मुझे उन्हें थोड़ा सिखाना होगा। जिसके साथ ही वो कहने लगता है कि मैं खुद उस सोल मास्टर को चुनूंगा और उसे मेरे मेथड्स को सिखाऊंगा। जो सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और यहाँ पर एक मास्टर आगे आते हुए कहता है कि क्या तुम अपने सीक्रेट मेथड को किसी को पास डाउन करने वाले हो? जिस पे यूहाओ कहता है कि हाँ, मैं दोनों तरफ की भलाई के लिए इसे आगे बढ़ाना चाहता हूँ, और जिन्होंने इस सीक्रेट सोल मेथड की टेक्निक को बनाया था यानी कि मेरे मास्टर, उनकी भी यही इच्छा रही थी कि इसके जरिए से सभी का भला हो, तो इसलिए मैं इसे बाकियों को भी सिखाऊंगा। जो सुनकर दोबारा से वो बंदा कहने लगता है कि तुम कभी कभी मेरी सोच से भी कई गुना ज्यादा आगे निकल जाते हो और तुम्हें समझ पाना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। जिस पर यूहाओ कहने लगता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं अगर इसको किसी को सिखाऊंगा तो उसके लिए कुछ रूल्स भी होंगे, और जो हमारी इनिशियल ट्रेनिंग होगी वो यहाँ पर किसी सोल मास्टर की पावर को पहले से और ज्यादा एनहेंस के लिए नहीं की जाएगी। इसे मैं ऐसे यूज करना चाहता हूँ कि जिससे जो सोल बीस्ट का शिकार किया जाता है वो कम से कम हो और ह्यूमन और बीस्ट के बीच में दोबारा से शांति कायम हो सके। और उसके बाद धीतियान भी बहुत ही गौर से सुन रहा था, जिसके बाद यहाँ पे यूहाओ कहने लगता है कि चाहे वो सोल बीस्ट हो या फिर ह्यूमंस, हम सभी लोग इस कॉन्टिनेंट का ही हिस्सा हैं और हम सभी लोग यहाँ के इकोलॉजिकल बैलेंस का ही एक पार्ट है, क्योंकि अगर ऐसे ही सोल बीस्ट का शिकार ना रोका गया तो हम आगे चलकर अपनी ही बर्बादी को दावत देंगे। जिसके बाद यूहाओ ये भी बताने लगता है कि भले ही ये जो सोल रिचुअल है ये बहुत ही कारगर तरीका है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम हद से ज्यादा इसका इस्तेमाल करें। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया जाए जो कि सोल फ्यूजन की जिम्मेदारी
को संभाले, जिस पर सामने खड़ा मास्टर कहता है कि यू हाउ, क्या तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? आखिर तुम किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश करना चाहते हो? जिस पर यू हाउ बताता है कि जो सोल बीस्ट है और जो सोल मास्टर है, इनके बीच के कॉन्ट्रैक्ट का जिम्मेदार ये ऑर्गेनाइजेशन ही होगा, जो कि खुद सोल मास्टर को इस कॉन्ट्रैक्ट को कैसे करना है वो सिखाएगी, और फिर जो हमारे स्पिरिचुअल सोल मास्टर है वही इसके जिम्मेदार होंगे और वही इस ऑर्गेनाइजेशन को भी मैनेज करेंगे। और एक बार किसी ने अगर ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया तो स्पिरिचुअल सोल मास्टर, जो कि सोल ओनर भी है, वो इसे क्विट भी नहीं कर पाएंगे। इस दौरान यू हाउ सोल बीस्ट की तरफ देखते हुए कहता है कि ये मत समझिएगा कि ये बस ह्यूमंस के लिए होगा। मैं यहाँ पर सोल बीस्ट से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करे, ताकि यहाँ की पार्शियलिटी बनी रहे और वो भी इस मैनेजमेंट में अपना हिस्सा दे। यहाँ पर यू हाउ की इतनी समझदारी भरी बातों को देखकर एम्परर दी तियान कहने लगता है कि वाकई में तुम एम्परर बीस्ट की इनहेरिटेंस के लिए तुम सबसे सूटेबल कैंडिडेट हो। जिसके बाद एम्परर दी तियान भी अग्री कर जाता है और कहता है कि स्टारडू फॉरेस्ट भी अपनी तरफ से कैंडिडेट्स को भेजेगा ताकि वो इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करे। जिस पर हम देखते हैं कि दूसरा सेक्ट के लीडर्स भी मान जाते हैं। साथ ही यहाँ पर हम देखते हैं कि श्रेक एकेडमी के जो लीडर्स होते हैं वो भी कहते हैं कि हाँ, हम भी इसमें पूरा साथ देंगे। जिसके बाद मास्टर जोहान कहने लगता है कि यू हाउ, तुम्हारे इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या होगा? जिस पर यू हाउ आगे बढ़ता है और फिर एक लंबी सांस लेते हुए कहने लगता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश इसलिए किया जा रहा है ताकि ह्यूमंस और सोल बीस्ट के बीच में एक ऐसे बॉन्ड को क्रिएट किया जाए जो कि भरोसे के साथ बना हो, जिससे कभी भी इनके बीच फाइट ना हो और हमेशा शांति बनी रहे। तो इसीलिए इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम स्प्रिट पकोड़ा होना चाहिए। इसी के साथ हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम स्टारडू फॉरेस्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर बीस्ट जो है और जो भी लिविंग क्रिएचर्स थे वो यहाँ पर हंसी खुशी से रह रहे थे। इसी के साथ हम यू हाउ को देखते हैं, जहाँ पर वो बताने लगता है कि श्रेक एकेडमी के पास ही स्प्रिट पगोड़ा को स्टैब्लिश कर दिया गया है। जो स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट का मिडिल एरिया है वो भी यहाँ से लिंक्ड है। साथ ही यहाँ पर यू हाउ आगे बताने लगता है कि डाउलू कॉन्टिनेंट के जो 3 बड़े एम्पायर्स हैं वो सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर स्प्रिट पगोड़ा का काम जोरों शोरों से चल रहा था और ऐसे ही 1 महीना गुजर जाता है और हम देखते हैं कि स्प्रिट पगोड़ा पूरी तरीके से बनकर रेडी हो जाता है। इसी के साथ हमें ये भी बताया जाता है कि जो स्पिरिचुअल सोल मास्टर्स है उन्हें इसी के अंदर ट्रेन भी किया जाता है। साथ ही हमें ये भी बताया जाता है कि जो 3 बड़े एम्पायर हैं उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव को भी यहाँ पर स्प्रिट पगोड़ा के अंदर भेज दिया है। और रही बात हमारे स्पिरिट और काउंसिल की, तो यहाँ पर जो एम्परर दी तियान के 5 फियर्स बीस्ट थे वो इसी का हिस्सा बन चुके हैं। जो शुआन लाओ है उसे स्पिरिट पगोड़ा का फर्स्ट मास्टर डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पर ये सारी चीजें बहुत तेजी के साथ होने लगती हैं और ये सारी बातें हमें यू हाउ बता रहा होता है, जिसके साथ ही कि फिर यहाँ पे मुझे ऑनरेबल स्पिरिट मास्टर के रूप में बहुत ही सम्मान के साथ सिलेक्ट किया गया और जिसके लिए मैं इन तीनों अंपायर का बहुत ही ज्यादा थैंकफुल हूँ। इसी के साथ हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एम्परर दी तियान यू हाउ के सामने अपीयर होता है और फिर वो उससे कहने लगता है कि तुम इतनी जल्दी जा रहे हो। जिस पे यू हाउ बताने लगता है कि जो फर्स्ट स्पिरिचुअल टावर है जैसे कि हमने यहाँ पे बिल्ड किया था, बेसिकली उसका काम पूरा हो चुका है और जिसके जरिए से हमने 42 सोल मास्टर्स को भी ट्रेन कर लिया है, जो कि इंडिपेंडेंट होकर ही सोल रिचुअल को कास्ट कर सकते हैं। यहाँ पर उसकी ये बात एम्परर दी तियान को पसंद नहीं आती और वो भड़कते हुए कहने लगता है कि क्या तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि जो हमारा स्टारडू फॉरेस्ट है वो इसके लिए ठीक नहीं? यहाँ पर इंटेंस अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी है, लेकिन तुम फिर भी यहाँ से जाने की बात कर रहे हो और तुम भी ये बात अच्छे से जानते हो कि ये एक ऐसी जगह है जो कि सोल मास्टर्स के लिए ट्रेनिंग के लिए पूरी तरीके से सूटेबल है। तुम अगर चाहो तो तुम जब तक यहाँ पर रह रहे हो तुम वाटर ऑफ लाइफ पे रहकर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। जिस पर यू हाउ उसका शुक्रिया अदा करता और कहने लगता है कि पर सीनियर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जिसके बाद वो कहने लगता है कि सीनियर, अगर मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ तो आप मुझे रोक भी नहीं सकते। और रही बात मेरी कल्टीवेशन स्पीड की, तो जिस स्पीड से मैं चल रहा हूँ, मैं जब 30 तक पहुँचूंगा तो मैं ऐसी ही कल्टीवेशन स्पीड के साथ बहुत ही जल्द सुपर डालू लेवल का वॉरियर भी बन सकता हूँ। और अगर इसके लिए मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ तो आप मुझे नहीं रोक सकते। मेरे पास पावर ऑफ डेस्टिनी की इनहेरिटेंस है, तो मैं जानता हूँ कि आप मुझे नहीं मार सकते। साथ ही मैं ये भी जानता हूँ कि इस वक्त जो सोल मास्टर के तौर पर मेरी रेपुटेशन है, आप उसे नजर में रखते हुए मुझ पर अटैक नहीं कर सकते, ना ही मुझे जान से मार सकते हैं, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो हमने जो मेहनत की है जिससे ये शांति कायम हुई है, ये पूरी तरीके से खराब हो जाएगा और सारे किए कराए पर पानी भी फिर सकता है। यहाँ पर उसकी ये सारी बात सुनकर जो एम्परर दी तियान होता है वो लंबी सांस लेता और कहने लगता है कि तुम्हारे जैसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया, लेकिन मैं तुमसे बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और वो ये कि जैसे ही तुम्हारा काम खत्म हो जाए तुम यहाँ पर वापस आओगे, फिर चाहे तुम श्रेक एकेडमी में रहो या फिर तुम उस स्पिरिट पगोड़ा में रहो या फिर तुम स्टारडू फॉरेस्ट में रहो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर उसकी बात सुनकर यू हाउ स्माइल करता है, फिर कहने लगता है कि सीनियर आपका शुक्रिया।
हाँ, मैं वादा करता हूँ। जिसके साथ ही यहाँ पर हम देखते हैं कि एम्परर डीथियन उसकी तरफ एक लॉकेट जैसी चीज को उसकी तरफ थ्रो करता है और फिर कहने लगता है कि ये तुम्हारे लिए। जिसके साथ ही हमें बताया जाता है कि ये असल में एम्परर डीथियन का रिवर्स स्केल है। जिसके बाद एम्परर डीथियन उसे कहने लगता है कि इसे पहन लो, इसे पहनोगे तो जब भी तुम पर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी तो ये तुम्हें उससे बचाएगा। जो सुनकर यहाँ पर यू हाओ उसे बहुत ही गौर से देखने लगता है कि तभी यहाँ पर उसके अंदर से त्यांग निंग चिल्लाते हुए कहने लगता है कि यू हाओ इसे बिल्कुल मत पहनना, इसे फेंक दो, क्योंकि ड्रैगन्स के पास रिवर्स स्केल होता है जिसकी वजह से जो कोई भी इसे छूता है वो इमीडिएटली वहाँ पर जान से मारा जाता है। और ये एक ऐसी चीज है जिसे कि डीथियन के द्वारा हर 1,00,000 साल बाद जब भी वो हेवनली पनिशमेंट को इंड्योर करता है तो तब वो इसे छोड़ता है, जिसमें कि उसकी पावरफुल ऑरा भी मौजूद है, साथ ही यहाँ पर उसकी पावर का एसेंस भी और हेवनली पनिशमेंट पावर की थोड़ी ट्रेसेस भी इसमें मौजूद है। और ये हेवनली पनिशमेंट जो पावर है ये तुम्हारे डिवाइन रियलम से जितने भी कनेक्शंस हैं उन्हें पूरी तरीके से ब्लॉक कर देंगी, और अगर तुमने इसे पहन लिया तो शायद तुम अच्छाई के रास्ते को भूल जाओ। जिसके बाद यहाँ पर वो दोनों आगे कहने लगते हैं कि अगर तुमने इसे एक बार पहन लिया तो सिर्फ मरने पर ही ये तुम्हारे गले से उतरेगा। जिसके बाद त्यांग निंग आगे कहने लगता है कि ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि तुम इसे तभी ही उतार सकते हो जब तुम्हारी जो कल्टीवेशन पावर है वो डीथियन से ज्यादा होगी, तब जाकर कहीं इस पर जो सील लगा हुआ है उसे तुम रिवर्स कर पाओगे और तब तुम इसे उतार पाओगे। तो बेहतर यही होगा कि इसे तुम मत पहनो। यहाँ पर हम यू हाओ को देखते हैं जो कि इन दोनों की बातें बहुत ही गौर से सुन रहा था और फिर वो उस लॉकेट की तरफ देखने लगता है, जिसके बाद वो उसे अपने हाथों में बहुत टाइटली होल्ड करता है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि उसके अंदर से बहुत ही इविल एनर्जी भी निकल रही थी, लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि यू हाओ उस लॉकेट को पहन लेता है, जिसे देखकर यहाँ पर त्यांग निंग और बाकी सभी हैरान हो जाते हैं। और त्यांग निंग चिल्लाते हुए कहता है कि यू हाओ आखिर तुमने ये क्या किया, हमने तुम्हें मना भी किया लेकिन तुमने फिर भी पहन लिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि यू हाओ के बॉडी के आसपास बहुत ही ब्लैक कलर की एनर्जी निकलने लगती है और यहाँ पर यू हाओ को भी थोड़ा डिफरेंट फील होता है, लेकिन अचानक से हम देखते हैं कि उस लॉकेट में से इतनी ज्यादा इविल एनर्जी निकलती है कि यू हाओ खुद को किसी अलग ही डायमेंशन में पाता है। और जहाँ पर उसके सामने एक बहुत बड़ी ड्रैगन आई मौजूद होती है और जो कि यू हाओ को गुस्से के साथ देख रही थी। जिसके बाद वो यहाँ पर अपनी पावर की ऑरा को रिलीज करता है और यहाँ पर यू हाओ को पूरी तरीके से सप्रेस करने में लग जाता है, जिससे हम देखते हैं कि यू हाओ को बहुत ही ज्यादा पेन भी हो रहा था लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता। इसी के साथ वो यहाँ पर त्यांग निंग और आइस एम्परर इन्हें याद करना शुरू कर देता है और फिर इनका नाम लेते हुए कहता है कि त्यांग निंग, आइस एम्परर, मैं तुम दोनों से आज प्रॉमिस करता हूँ। इसी के साथ यहाँ पर हम देखते हैं कि यू हाओ जैसे तैसे खुद को संभालता है और फिर यहाँ पर आइस एम्परर्स की पावर का यूज करते हुए सामने मौजूद उस ड्रैगन की तरफ देखता है और फिर उस पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिससे वो पूरी तरीके से उसे फ्रीज कर देता है और फिर कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी पूरी जी जान लगाकर कल्टीवेट करूंगा और अपनी स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज करूंगा ताकि मेरे पास इतनी ताकत आ जाए कि मैं एम्परर डीथियन के पावर को सप्रेस कर पाऊं और मैं उनको मैच कर पाऊं। जिसके बाद जब मैं बीस्ट गॉड को मैच कर जाऊंगा तो मैं उसके इस रिवर्स स्केल को पूरी तरीके से पलट कर रख दूंगा और फिर इसे उतार दूंगा और तुम्हें साबित भी करूंगा कि मैंने सच्चाई और अच्छाई का रास्ता नहीं छोड़ा है और फिर मैं इस लॉकेट को कुचल कर रख दूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर ये दोनों कहने लगते हैं कि चिंता मत करो, हम अपना बेस्ट देंगे ताकि हम तुम्हारी मदद कर सके। इसी के साथ हम प्रेजेंट टाइम में यू हाओ को देखते हैं जहाँ पे यू हाओ यहाँ मौजूद सभी को अलविदा कहने लगता है और फिर यहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद वो सीधा अपने श्रेक एकेडमी की तरफ रवाना हो जाता है, जहाँ पर बहुत से सोल्जर्स ट्रेनिंग कर रहे थे और सभी कुछ जैसा नॉर्मल पहले चलता था वैसे ही चल रहा था। साथ ही हम यहाँ पर बाई वेई को देखते हैं जो कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम भी संभाल रहे थे, साथ ही वो यहाँ पर हर चीज बहुत ही अच्छे से मैनेज कर रहे थे। जिसके बाद यहाँ पर यू हाओ आ जाता है और यहाँ पर इन दोनों से मिलकर यू हाओ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद यहाँ पर सभी लोग यू हाओ को देखकर उसे रिस्पेक्ट भी देते हैं कि तभी यहाँ पर यू हाओ कहने लगता है कि सीनियर ब्रदर एक बार आपका यहाँ का सारा काम हो जाए तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलो। जो सुनकर यहाँ पर ब्रदर वेई वेई कहने लगते हैं कि क्या इसका मतलब ये, कि तभी हम देखते हैं कि काइटो जो होता है वो भी कंफ्यूज हो जाता है कि तभी वेई वेई उसके हाथों में सब कुछ सौंपते हुए कहता है कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ की अब सारी जिम्मेदारी तुम थोड़ी देर के लिए संभाल लो। यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रदर काइटो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन यू हाओ यहाँ पर स्माइल करता है। जिसके बाद ब्रदर वेई वेई उसे बताने लगते हैं कि चिंता मत करो, मैं बहुत ही जल्द लौट आऊंगा, ज्यादा तो ज्यादा मुझे आधा मंथ भी लग सकता है। इसी दौरान ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं कि तभी यहाँ पर यू हाओ के बाकी के दोस्त आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि मैंने सुना यू हाओ यहाँ पर आया है। पर बेचारों को बहुत बुरा लगता है जब वो ये सुनते हैं कि यू हाओ तो अभी थोड़ी देर पहले ही ब्रदर वेई वेई के साथ यहाँ से निकल गया। जिसके साथ ही यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम यू हाओ और ब्रदर वेई वेई को देखते हैं, जहाँ पर यू हाओ से वेई वेई कहने लगता है कि एक बात बताओ, लास्ट टाइम तुम यहाँ पर
कैसे आई, क्योंकि ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जिस पर युहाओ बताता है कि जो एक्सट्रीम आइस होती है वो पॉइजन की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, तो चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभालूंगा। इसी के साथ वो यहाँ पर आइस एम्प्रेस की पावर का यूज करता है और आइस प्रोटेक्शन का यूज करते हुए एक बैरियर को बना लेता है, जिसके बाद ये दोनों उसके अंदर होते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। और फिर आइस एंड फायर वाले को एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट में ये दोनों पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर ब्रदर वाइफ ये कहने लगता है कि ये जगह किसी ट्रेजर से कम नहीं, जरा देखो। जिसके बाद यहाँ पर इन दोनों को वही प्लांट मिलता है, जिसे देखकर युहाओ कहने लगता है कि आखिरी बार जब मैं यहाँ पर आया था तो तुमने मुझसे कहा था कि अगर मैं एंसेस्टर टांगसन के टेस्ट को पार कर लूँ तो तुम मुझे 7 टाइम के इमोर्टल हर्ब्स को यहाँ से लेने दोगी। जिस पर वो प्लांट कहती है कि हाँ, मैं जानती थी कि एक न एक दिन ये जरूर आएगा, लेकिन मैं पहले ही तुम्हें बता दूं कि अगर इमोर्टल हर्ब तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता तो मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। जिस पर हम देखते हैं यहाँ पर ब्रदर बेबी आगे आते हुए कहने लगता है कि मैं जिससे प्यार करता हूँ वो एक ऐसी चीज में फंस चुकी है जिसे कि 2 इमोर्टल हर्ब्स ही अपने पावर के जरिए से उसे मेरे पास वापस ला सकते हैं, और ऐसा मुझे लव गॉड ने कहा था, और उनमें से एक इमोर्टल हर्ब आप हैं और दूसरे इमोर्टल हर्ब के बारे में मैं आपकी हेल्प चाहता हूँ। जिस पर वो इमोर्टल